हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए 4th सेमेस्टर में हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 16 है वो है केंद्रीय बैंक और उसके कार्य। तो आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय बैंक और उसके कार्य पढ़ने वाले हैं, जिसको सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक और उसके जो फंक्शन हैं यानी कार्य आज की वीडियो में हम देखेंगे। और आपके इकोनॉमिक्स की बाकी जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप बीए 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको अपनी ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए आज जानते हैं कि क्या होता है केंद्रीय बैंक और इसके क्या क्या कार्य हैं, ये कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रीय बैंक का अर्थ। केंद्रीय बैंक का नाम सुनकर के आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसमें जाकर अपना खाता खोल सकते हैं, तो नहीं। इस बात को सबसे पहले याद कर लीजिए कि केंद्रीय बैंक में कभी भी जनता अपना खाता नहीं खोल सकता। जैसे आप जाके एसबीआई में, आईडीबीआई में और बहुत सारे बैंकों में अपना खाता खोलते हैं, तो उस तरीके से केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें जनता कभी अपना खाता नहीं खोल सकती। केंद्रीय बैंक जो होता है देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक होता है और विश्व के हर देश में केंद्रीय बैंक होता है। और सरकार की मतलब हर देश की सरकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही संचालित की जाती हैं, पूरी की जाती हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो देश की व्यापक आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा तथा साख को नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक के सबसे पहले कार्य की, तो वो है मुद्रा का निर्गमन करना, यानी मुद्रा की छपाई करना। हर देश की जो करेंसी होती है उसकी छपाई का काम हर उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। ये आपको बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ। इसके कार्य में भी जाकर आपको ये पॉइंट पढ़ना होगा। इस बैंक को संबंधित देश के विशेष अधिनियम द्वारा कुछ ऐसी विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो देश के अन्य किसी बैंक को प्राप्त नहीं होती। ये लाइन आपको समझना है। इस बैंक का मतलब केंद्रीय बैंक को संबंधित देश का मतलब है कि विश्व के हर देश में केंद्रीय बैंक होता है। तो जिस देश का भी केंद्रीय बैंक होता है तो उस देश में उस बैंक के लिए एक एक्ट होता है, एक अधिनियम होता है। तो उसी अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक का निर्माण होता है। तो जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई है। तो ये एक्ट का नाम आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। लेकिन इस बैंक की स्थापना हमारे भारत में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा है? 1934 है। ये बात आप याद रखिएगा। और इस बैंक को, हर देश के केंद्रीय बैंक को कुछ विशेष शक्तियां भी इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की जाती हैं जो उस देश के किसी अन्य बैंक को प्राप्त नहीं होती। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन जो शक्तियां आरबीआई को प्राप्त हैं वो शक्तियां अन्य भारत के किसी बैंक को प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, तो उसके पास अलग शक्तियां हैं, उसके अलग कार्य हैं। इसे केंद्रीय बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में केंद्रीय स्थान होता है। इसका जो स्थान होता है देश में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा होता है। आप आगे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा विद्वानों के अनुसार। अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने शब्दों में अपने अनुसार केंद्रीय बैंक के ऊपर कुछ डेफिनेशन लिखी है, तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर और अच्छा मिलेगा। तो ये पहले डेफिनेशन है कैंट के अनुसार। कैंट महोदय लिखते हैं कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन का कार्य दिया गया है। जो मुद्रा की मात्रा है उसका विस्तार कितना करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसको नियंत्रित कैसे करना है, इन सभी का काम किसको सौंपा गया है? तो हर उस देश के केंद्रीय बैंक को सौंपा गया है। केंद्रीय बैंक की अगली परिभाषा है हांट्रे महोदय के अनुसार। ये लिखते हैं कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो बैंकों का बैंक होता है, क्योंकि यह अन्य बैंकों के अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। हमारे भारत का केंद्रीय बैंक आपको पता है आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे भारत में इसके अलावा जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई। और जो आरबीआई होता है भारत के हर बैंक के लिए ऋणदाता के रूप में काम करता है। मतलब कि अगर किसी बैंक को रुपए की आवश्यकता पड़ जाती है और उसके पास नहीं है तो वो आरबीआई से ऋण ले लेता है। तो ये डेफिनेशन है हांट्रे महोदय के अनुसार। अगली डेफिनेशन है देखिए डी कॉक के अनुसार। ये लिखते हैं कि
एक साधारण बैंक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारिक उद्देश्यों पर चलाया जाता है, किंतु इसके विपरीत एक केंद्रीय बैंक प्रारंभिक रूप से देश की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर ले लेता है। मतलब कि देश का जो हर बैंक होता है वो लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारिक उद्देश्यों पर चलाया जाता है, लेकिन जो केंद्रीय बैंक होता है वो उस देश की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए अब उसके उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर ले लेता है और उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाता है। वह मुख्य रूप से लाभ को ध्यान में न रखते हुए केवल संपूर्ण देश के कल्याण तथा जनता के हित के लिए कार्य करता है। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं डी कॉक महोदय। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक किसी देश की एक शीर्ष संस्था है जो देश की आर्थिक प्रगति को वांछनीय दिशा तथा गति देने के लिए देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा शाख व्यवस्था का नियमन, नियंत्रण एवं निर्देशन करती है। तो अब देख लेते हैं कि केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हैं। प्रोफेसर डी कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित 7 कार्य होते हैं। प्रोफेसर डी कॉक जो थे उन्होंने अपने अनुसार केंद्रीय बैंक के 7 कार्य बताए हैं। वो 7 कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, तो हम सभी पॉइंट को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला कार्य है केंद्रीय बैंक का नोट निर्गमन का एकाधिकार। भारत के किसी भी देश को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं है सिवाय आरबीआई के। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और ये नोट निर्गमन का काम करता है। विश्व के लगभग सभी देशों में केंद्रीय बैंक जो होता है वो नोट निर्गमन का काम करता है और नोट निर्गमन का एकाधिकार विश्व के सभी देशों में उसके केंद्रीय बैंक को होता है। वर्तमान समय में यह केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी कार्य हो गया है और आर्थिक विकास के आरंभिक चरण में नोट निर्गमन का जो कार्य था वो राज्य को दिया गया अथवा वाणिज्यिक बैंकों को सौंपा गया, लेकिन दोनों ही इस कसौटी पर खरे न उतरे और अंत में ये कार्य केंद्रीय बैंक को सौंपा गया, से इस क्षेत्र में द्वितीय सफलता मिली और इस दायित्व के कारण ही इसे निर्गमन बैंक भी कहा जाता है। हमारे भारत में जो रुपया है उसके निर्गमन का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्या भारत का कोई अन्य बैंक मुद्रा की छपाई कर सकता है? नहीं कर सकता, केवल आरबीआई करता है और इसी के पास वो एकाधिकार प्राप्त है। केंद्रीय बैंक का दूसरा कार्य है सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार। तो सरकार का एजेंट के रूप में भी जो केंद्रीय बैंक है वो काम करता है और केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋणों का भुगतान प्राप्त करता है तथा ब्याज व मूलधन का भुगतान भी करता है। सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचता भी है और खरीदने में सहायता करता है। सरकार की ओर से करों की राशि जमा करता है और सरकार की ओर से देशी विदेशी जितने भी मुद्राएं हैं उनका भी सौदा ये करता है। उसके अलावा केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार का सलाहकार भी है। तो सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को आर्थिक व वित्तीय मामलों में सलाह भी देता है। केंद्रीय बैंक सरकार को व्यापारिक, औद्योगिक तथा कर नीतियों में भी सलाह देने का काम करता है। केंद्रीय बैंक का जो तीसरा कार्य है वो है बैंकों का बैंक। देखिए, केंद्रीय बैंक जो होता है अपने देश के सभी बैंकों का बैंक होता है। देश के जो अन्य सभी बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक के अंतर्गत ही कार्य करते हैं और इससे संबद्ध रहते हैं। देश के सभी बैंकों का जो खाता होता है वो केंद्रीय बैंक में होता है और देश के सभी बैंकों को कानून के अनुसार अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत नगद कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास भी रखना होता है। मतलब हर बैंक का जो एक जमा होगा उसका एक निश्चित प्रतिशत नगद कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना होगा और हर देश के अंदर जितने भी अन्य बैंक होते हैं उन सभी बैंकों का जो खाता होता है वो आरबीआई के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, आरबीआई बैंक में जनता अपना खाता नहीं खोल सकती। मतलब कोई भी देश हो उसका जो केंद्रीय बैंक होता है उसमें जनता अपना खाता नहीं खोल सकती, उसमें देश के ही अन्य सभी बैंकों का खाता होता है। और केंद्रीय बैंक जो होता है वो अपने अधीन कार्य कर रहे सभी बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी देता है। अगर किसी बैंक को ऋण की आवश्यकता पड़ गई, केंद्रीय बैंक होता है वो उन बैंकों को ऋण देता है ताकि वो अपना साख निर्माण का काम अच्छी तरीके से कर सके।
केंद्रीय बैंक का जो चौथा कार्य है वो है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। देखिए, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। देश को विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण और अनुदानों से जितनी भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, केंद्रीय बैंक उसके श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय पर भी नियंत्रण रखता है ताकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्राओं का कोष रहे। इसके विपरीत भुगतान संतुलन चुकाया जा सके तथा देश की मुद्रा के बाह्य मूल्यों में भी स्थिरता रखी जा सके। तो जितने भी विदेशी विनिमय होते हैं उन कोषों का भी संरक्षक के रूप में ये काम करता है। केंद्रीय बैंक का पांचवा कार्य है अंतिम ऋणदाता। देखिए, जब व्यापारिक बैंक होते हैं अपने ग्राहकों के द्वारा की जाने वाली जो नकदी की मांग होती है उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो पहले स्थानीय बैंकों से ऋण मांगने का काम करते हैं। लेकिन अगर उन्हें कहीं से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता तो फिर वो केंद्रीय बैंक से सहायता मांगते हैं, ऋण मांगते हैं। तो केंद्रीय बैंक जो होता है वो अपने देश के अन्य सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का काम करता है, उन्हें ऋण प्रदान करता है, उन्हें लोन देता है ताकि सभी बैंक अपनी शाख निर्माण का काम अच्छे से कर सकें। उसके अलावा केंद्रीय बैंक का जो छठा कार्य है वो है समाशोधन एवं स्थानांतरण सुविधा। देखिए, व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए केंद्रीय बैंक जो होता है वो समाशोधन गृह का भी काम करता है, क्योंकि सभी बैंकों के खाते केंद्रीय बैंक के ही पास होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के सभी बैंकों का जो खाता होता है वो केंद्रीय बैंक में होता है, इसीलिए वह सभी बैंकों के लेन देन का निपटारा सरलता पूर्वक कर देता है। केंद्रीय बैंक का जो सातवां महत्वपूर्ण कार्य है वो है शाख नियंत्रण। देखिए, वर्तमान समय में शाख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। शाख नियंत्रण से तात्पर्य है कि व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण शक्ति को नियंत्रित करना है, जिससे देश में मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण स्थापित हो सके। शाख की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाती है और अगर यही शाख की मात्रा आवश्यकता से कम होती है तो मुद्रा संकुचन के दोष प्रकट होने लगते हैं। दोनों में से कोई भी स्थिति देश के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण के उपाय अपनाता है। तो केंद्रीय बैंक जो है ये शाख नियंत्रण के रूप में भी काम करता है ताकि देश के अन्य सभी बैंकों की शाख बनी रहे और जनता का विश्वास बैंकों के साथ बना रहे। तो ये सब है केंद्रीय बैंक के कार्य। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो व्यापारिक बैंक है और व्यापारिक बैंक के जो कार्य है उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप विजिट करके जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।